स्टूडेंट, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन पे। जैसा कि स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम जो है 2023 में होने वाली है 10th का, ठीक है ना, बिहार बोर्ड BACB पटना 2023, उसके VVI क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। VVI क्वेश्चन का जिसमें हमने जो चैप्टर है वह शुरू किया था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 आपको बता दिया गया है, ये आपका पार्ट 2 है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको इंक्लूड किए गए हैं, तो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों के बीच भी जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न से। तो आपको प्रश्न संख्या 22 तक बता दिया गया था, ये आपका होगा प्रश्न संख्या 23। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है इसलिए ध्यान से समझिएगा। कहता है त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC के निर्देशांक क्रमशः -2, -1, 3, -2 और -1, 2 है, तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी। देखिए, अगर आपको एक बार में प्रश्न को समझने में परेशानी हो तो आप बैक करके दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको समझते हैं। एक त्रिभुज है ABC और इसकी माध्यिका एक AD हम ले लेते हैं, इसको D है ये, ठीक ना। जिसमें आपको A का वैल्यू जो है दिया गया है, A है -2, -1, इसका वैल्यू दिया गया है -2, -1, इसका वैल्यू B का निर्देशांक दिया गया है 3, -2 और C का निर्देशांक दिया है -1, 2 और आपको D का निर्देशांक निकालना है। तो अगर ये माध्यिका है इसका मतलब ये D जो होगा वह BC का मध्य बिंदु होगा। BC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो BC का मध्य बिंदु जो निकालेंगे वही D का निर्देशांक होगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं जो D का निर्देशांक यदि आप निकालिएगा D बराबर वह BC का मध्य बिंदु होगा। जैसा कि हम कल के वीडियो में बताए थे कि मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर x1 + x2 तो B और C से लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये B दिया गया है और ये C दिया गया है। इसमें पहले x होता है फिर y होता है, तो ये x1 y1 हो जाएगा हमारे लिए और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितना है? 3 है और x1 3 है और x2 कितना है? -1 है। तो 3 + -1 बटा में 2, y1 + y2, y1 कितना है? -2, y2 है +2, तो -2 + 2 बटा में 2। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा ये 2/2, 2 में से 2 गया तो 0 बटा में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा 1 से, 1, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से D का निर्देशांक जो हमारा आ गया वह आ गया 1, 0, ठीक ना। जबकि A का निर्देशांक दिया गया है -2। अब यहाँ पर देखिए -2, -1 दिया हुआ था। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। अब मध्य बिंदु हमारा आ गया। मध्य बिंदु क्या आ गया था? ये रहा, ये मध्य बिंदु इसका D, माध्यिका ये D आ गया था 1, 0 आ गया और A का वैल्यू दिया गया है -2, -1। अब ये A और D के बीच की दूरी जो निकालेंगे वही माध्यिका की लंबाई होगी और वही तो AD की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो अब जो हम लगाएंगे फार्मूला वह लगाएंगे कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लगाएंगे तो √x2 - x1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √x2 - x1। तो देखिए x2 आपका -2 हो गया, x1 क्या हो गया? 1 हो गया, तो -2 - 1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है? -1 और y1 कितना है? 0, तो -1 - 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये हो जाएगा -2 और -1 हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस
-1 और 0 हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो इस तरह से AD की लंबाई जो हो जाएगा वह हो जाएगा √10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप समझ जाते हैं बेहतर ढंग से तो आप एग्ज़ाम में बहुत जल्द ही कर पाइएगा, ठीक ना। इसमें कोई विशेष आप देखें समझ गए होंगे कि देखिए BC जो है, BC का पहले मध्य बिंदु हम निकाल लिए D और फिर AD से दूरी सूत्र से हम निकाल लिए। तो ये आपका आ गया माध्यिका AD की लंबाई, जिसकी लंबाई कितना है √10 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें A का वैल्यू 3,8 दिया है, B का वैल्यू -4,2 और C है 5,-1। त्रिभुज के ये शीर्ष हैं और तब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो आइए हम इसको बनाने के लिए एक पेज ले लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है त्रिभुज में जो दिया गया था भुजा का मान A बराबर दिया गया है 3,8 दिया गया है। B बराबर दिया गया है, B का मान क्या दिया गया है -4,2 दिया गया था, -4,2। और C का मान क्या दिया गया है, तो C का मान दिया गया है 5,-1। C का मान दिया गया था 5,-1। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में प्रश्न को आपको बनाने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। अब चलिए आगे चलते इस पर वैल्यू डाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू है तो ये देखिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, y2 - y3, y2 - y3, y2 हो जाएगा b और y3 हो जाएगा -1। तो 2 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये प्लस x2 का मान देखिए b के जो पहले होगा वो x2 होगा, -4 है x2, कितना है -4 इंटू y3 - y1, तो y3 कितना है -1 है और y3 - y1 कितना है 8 है, तो -1 - 8 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू कितना है तो ये देखिए 5 है और y1 - y2, तो y1 कितना है 8 है और -y2 कितना है 2 है, तो 8 - 2 है। यहाँ से हम वैल्यू रखे हैं A B C में से A का जो वैल्यू होता है वह x1 y1 हो गया, B का जो हो गया वह x2 y2 हो गया और C का जो हो गया वह x3 y3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 हो जाएगा ये, और ये 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस -8 और -1 -9 हो जाएगा, -9 में -4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीपल कर देंगे तो -9 में -4 से जब गुना करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको आगे की ओर चलते हैं, प्लस 8 में से 2 गया तो हो गया 6 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 और इस सभी को जोड़ देंगे तो ये सभी 36 9 45 और 30 हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75/2, ये 75 बटा क्या आ गया 2 आ गया। तो अब चलते हैं हम प्रश्न पर और आपका आंसर क्या है ये ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर हो गया 75/2। तब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो ये 24 का प्रश्न जिसका आंसर क्या आ गया 75/2 आ गया। अब देखते हैं 75/2 ऑप्शन, तो 75/2 ऑप्शन ये 37.1/2 ही
75/2 होगा, जब इसको आप भाग दीजिएगा 75 में 2 से तो 37.1/2 आएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि बिंदु P जो कि 1,2 है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। देखिए कल तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे, आज बड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक ना। तो इसको भी हम एक सादा पेज लेकर के और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, एक बिंदु है, सबसे पहले समझ लीजिए प्रश्न को। एक बिंदु P है जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब 2 पॉइंट हो गया, एक इधर हो गया आपका A और इधर आपका हो गया B, और इसमें आपको एक P बिंदु दिया गया है P, और आपको बताना है कि यह P जो है A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको बनाते हैं एक सादा पेज लेकर के। चलिए प्रश्न संख्या 25 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको हम बोले कि एक रेखाखंड है जिसमें एक तरफ है A और एक तरफ है B। A का मान आपको दिया गया है -2,1 -2,1 दिया गया है, जबकि B का मान आपको दिया गया है 7,4 7,4। अभी जस्ट हम प्रश्न समझाए हैं, उसमें दिया हुआ था। और इसके बीच में कहीं पर भी P है, और इस P का जो निर्देशांक है वह है 1,2। और आपको बताना है कि AP और BP का अनुपात क्या होगा। मतलब अर्थात ये P जो है ना 1,2 ये इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हम ये अनुपात मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 बराबर है K/1। इसी तरह से जब भी आपको प्रश्न आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको अभी जो लगातार हम 2-3 प्रश्न बताए हैं, इससे आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव ही मात्र इसको मत समझिए, ये सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है। इस तरह से सब्जेक्टिव में भी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये सब्जेक्टिव भी है। M1 अनुपात M2 हम क्या मान लेते हैं, K/1। अब आप जानते हैं कि विभाजन सूत्र से जो P का निर्देशांक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। आप फार्मूला हम इससे पहले वीडियो में बनाए थे कि M1x2 + M2x1 बटा में क्या हो जाएगा, M1 + M2 हो जाएगा, कॉमा M1y2 + M2y1 बटा में M1 + M2। तो ये हो जाएगा कुल मिला करके। तो यहाँ पर P का वैल्यू डालते चलते हैं। P का वैल्यू क्या दिया गया है, 1,2 दिया गया है, बराबर M1x2। देखिए M1 क्या माने हैं हम लोग, K माने हैं। और यहाँ देखिए ये A का वैल्यू x1y1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, B का वैल्यू x2y2 हो जाएगा, x2y2, और ये हो जाएगा x1y1। तो M1x2 कितना है, 7 है, तो K × 7 प्लस M2 कितना है, 1 है, गुना में क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 बटा में M1 + M2 मतलब K + 1। आगे है M1y2। M1 कितना है, K है, गुना में y2 देखते हैं तो y2 कितना है, 4 है, प्लस M2 का वैल्यू देखते हैं कितना है, 1 है, गुने y1 का वैल्यू कितना है, 1 है, बटा में M1 + M2 मतलब K + 1। अब देखिए इसमें पहला वैल्यू x होगा, दूसरा वैल्यू y होगा, मतलब x 1 होगा और y 2 होगा। इसमें भी ये पहला वैल्यू x होगा और ये दूसरा वैल्यू y होगा। तो हम कह सकते हैं कि x के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो होगा वह इस वाले पहले वाले हिस्से के इसके बराबर में होगा, x मतलब कि अर्थात 1। तो हम यह कह सकते हैं कि 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर में हो जाएगा 7K हो जाएगा। ये गुना कीजिएगा वहाँ पर ही, तो यहाँ पर 7K हो जाएगा। फिर 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, K + 1।
के प्लस वन, क्रॉस गुना कीजिएगा, ये के प्लस वन इधर आकर के वन से गुना होगा, इधर आकर वन से गुना हो जाएगा, तो के प्लस वन ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 7k माइनस 2। इस प्रकार से यदि आप k को इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो k माइनस 7k हो जाएगा, बराबर -2, और ये 1 उधर चला जाएगा -1। तो इस तरह से ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, -6k बचेगा। तो -6k बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस प्रकार से k का मान हम कह सकते हैं कि -3 बटा में क्या चला जाएगा, -6, और ये कट कर हो जाएगा 1/2। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो अब k का वैल्यू 1/2 आया। देखिए हम क्या माने क्या थे, m1 अनुपात m2 k अनुपात 1, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू डालने पर कि 1/2 अनुपात 1 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो गया, 1/2। तो आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो एक बार और देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह समझिएगा, ताकि सब्जेक्टिव लाइक भी आप प्रश्न बना लीजिएगा। इसको केवल ऑब्जेक्टिव मात्र ना समझे। हालांकि आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्न ही चूज करने हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कोई प्रश्न ज़्यादा भारी लग रहा है या ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा ही ये चीज़ समय ले रहा है, तो ऐसे प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मात्र 50 प्रश्न ही बनाने होते हैं। तो चलते हैं, लेकिन आपको जानकारी सबके बारे में रखनी है। चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। 1/2 हो गया इसका आंसर। तो ये प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया, जो कि आप समझ गए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आपका लगातार प्रश्न वैसे ही हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझते चलिए, ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी आपको परेशानी ना हो। कहता है बिंदुओं -3, -4 और 1, -2 को मिलाने वाली रेखा खंड को y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। ध्यान दीजिएगा, पिछला प्रश्न ही है। जैसे 2 बिंदु हो गया, एक बिंदु का वैल्यू है -3, -4, दूसरे का वैल्यू 1, -2। अब ये जो वैल्यू गुजर रहा है, ये रेखा मिलाने वाली, ये किसी y अक्ष से गुजर रहा है। तो y अक्ष से गुजरा है तो y अक्ष पर जाकर ये कटेगा। अब ये y अक्ष जो है बताना है कि ये y अक्ष इसको कितने अनुपातों में विभाजित कर रहा है, समझे ना। जैसे इसे पिछले वाले प्रश्न भी इसी तरह से थे, a b, और ये p जो था उसी तरह से ये p हो गया। अब आपको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो p का वैल्यू क्या, देखिए y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर होने का मतलब x का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y अक्ष पर होने के कारण x का वैल्यू हो जाएगा 0, लेकिन y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो y ही मान लेते हैं। तो 0, y हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको a का भी वैल्यू मालूम हो गया, b का भी वैल्यू मालूम हो गया, और b का भी वैल्यू मालूम हो गया। तो अब इसमें हम लोग बताएंगे कि y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह अनुपात हमको बताना है। तो सेम आपका वही प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं एक पेज लेकर के, प्रश्न संख्या 26 को। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न संख्या 26 को, जिसमें कि हमने आपको बताया कि 2 पॉइंट है, 2 बिंदु दिया गया है। पिछले प्रश्न की भांति ही तरह ये है -3, -4, और एक वैल्यू दिया गया है 1, -2, और ये कि y अक्ष पे जाकर कटता है, जिस y का वैल्यू 0, y, मतलब कि y अक्ष पर है तो x की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, मान लेंगे अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर मान लेंगे k अनुपात 1, और वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो 0, y, इसको आप उसी तरह से मान लीजिए p और a, और ये हो गया आपका b। तो p बराबर जो हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, इसको बैठा लेते हैं। 0, y बराबर आपका हो जाएगा m1 x2। तो देखिए ये x1 y1 हो गया, और ये क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो m1 क्या हो जाएगा, k गुने m1 x2 होता है, x2 कितना है 1, प्लस m2 हो गया 1 गुने x1 हो गया आपका -3,
-3 बटा में हो जाएगा m1 + m2 तो k + 1। फिर है m1 y2। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बनाना है, ठीक है ना। m1 y2, m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा k, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 प्लस m2 1 है और y1 का वैल्यू हो जाएगा -4 बटा में m1 + m2 k + 1। अब देखिए यहाँ पर ही हमको सिर्फ तो k का वैल्यू निकालना है। अब वही कहानी पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो 0 बराबर हो जाएगा k × 1 तो k -3 × 1 3 बटा में हो जाएगा k + 1। अब ये k + 1 हो गया, क्रॉस गुना पर से k + 1 इनका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो k -3 बराबर हो जाएगा 0 तो k का मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा m1 m2 वह हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा आंसर। देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव में है तो आप सिर्फ इतना ही बैठाइएगा, जिसका 0 होगा वैल्यू उसी को बैठाकर तुरंत निकाल लीजिएगा। इतना बैठाने की ज़रूरत नहीं है, y का इसमें देख लीजिए ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो गया वह 3:1 हो गया। चलिए देखते हैं और ठीक लगाते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 26 का जो आंसर आ गया वह 3:1 आ गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 ए दिया गया है और बी दिया गया है, को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। चलिए ये प्रश्न तो हम आपको HW के रूप में देंगे। HW समझिए, आप जो समझिए इसको बना करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, समझे ना कि इसका आंसर क्या होगा। हम एक बार समझा देते हैं। जैसे इसमें भी वही चीज़ हो गया, A का वैल्यू जो दिया गया है और B का मान दिया गया है और ये कह रहा है कि एक P जो है इसको विभाजित कर रहा है जो कि x अक्ष है पर है। x अक्ष पर इसका मतलब x का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, y का वैल्यू 0। तो इसका निर्देशांक हम x, 0 मान लेते हैं। जैसे इससे पहले हम क्या माने थे 0, y, क्योंकि y अक्ष पर था इसीलिए हम 0, y माने थे। इसका हो गया x, 0। सेम प्रश्न है, आप उसी विधि से बनाइएगा। इसमें आप y को बराबर करिए। उस समय x को बराबर किए थे क्योंकि x 0 था। अब इसमें y को बराबर कीजिएगा क्योंकि y 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है कि बिंदु -4, -5 की दूरी मूल बिंदु से निकालनी है। मूल बिंदु का मान क्या होता है 0, 0 होता है, ठीक है ना। मूल बिंदु का मान क्या होता है 0, 0। ये जो काटती है अक्ष यहाँ पर जो होता है इसका वैल्यू होता है 0, 0। तो दूरी सूत्र लगाना है, आप जानते हैं दूरी सूत्र लगा लेंगे x2 - x1। तो x देखिए ये अगर हम x1 y1 इसको मानते हैं ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 मतलब 0 माइनस क्या है 4, तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 0 है और y1 -5 है, तो 0 और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4, 0 और 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 और 25 को जोड़ दीजिएगा तो √41 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √41। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए √- में दिया गया है। तो एक बात आप समझ सकते हैं कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो ऑप्शन नंबर ये तो आंसर होगा ही। ऐसे भी हमको प्लस में ही आया है, लेकिन आप जान लीजिए कि दूरी माइनस में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो ये प्रश्न तो हम आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं दूरी सूत्र से, या अभी भी जस्ट हम आपको बताए हैं। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर 2 है। देखिए x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आपका ग्राफ हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर x बराबर है 2, तो x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा।
ये हो गया x बराबर 2 का ग्राफ। फिर है y बराबर 2, तो y बराबर 2 मानिए यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, लंबवत काट रहा है। तो x बराबर 2 और y बराबर 2 एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो गया। आप समझ सकते हैं इसको। देखिए केवल x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से रहेंगे। अब देखिए ये भी पूछ लेता है कि x बराबर 2 का ग्राफ है, तो देखिए x बराबर 2 का ग्राफ जो होगा वो y अक्ष के समांतर होगा। अगर कहेगा y बराबर 2 का ग्राफ है तो y बराबर 2 का ग्राफ जो है वह किसके समांतर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कहता है a 0,1 है, b 0,5 है, c 3,4 बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी हम जस्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं, तो आप इसको जरूर बना लीजिएगा। ये देखिए ऐसे प्रश्न दिए गए हैं तो आपके लिए बेहतर है क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप इसको बना लीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 32। ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही संबंधित है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कहता है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब विभाजन सूत्र से ये जो m1 और m2 दे दिया गया है, ये जो 2:3 है ना, ये m1 m2 है, और ये आपका हो गया x1 y1 जो दिया गया है ये x1 y1 हुआ, ये 2,3 जो है ये x2 y2 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है आपको केवल विभाजन सूत्र लगा देना है, जो कि आज भी हम आपको बताए हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अगर हम चलिए वो फॉर्मूला लगाते हैं, हम फॉर्मूला लिखते नहीं हैं, अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m1 x2, तो देखिए m1 कितना है 2 गुने x2 कितना है, यहाँ पे 2 है, प्लस m2 कितना है तो m2 3 है, और x1 कितना है तो 1 है, बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। अगर केवल हम x को ही हल करते तो 2 दूना 4 और 3 एक 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बटा में हो जाएगा 5। अब ऑप्शन देख लीजिए 7/5 x की वैल्यू a में है, b में नहीं है, c में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a आपका आंसर हो जाएगा 7/5। ऐसे b इधर भी अगर कॉमा दे करके m1 y2 बैठाते तो फिर क्या आता था 9/5 आ जाता। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको थोड़ा शॉर्ट करके चलना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 34। इतना की दूरी मूल बिंदु से वही क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलते हैं आगे की ओर। चलिए ये प्रश्न संख्या 35 कहता है सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है लेकिन हम आपको समझा देते हैं, ठीक ना। ये यहाँ पर हो गया x की वैल्यू -1 लेना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये x प्लस उधर में होता है, इधर की ओर माइनस में होता है, ऊपर y प्लस में, नीचे की ओर माइनस में। तो ये -1 पर है तो यहाँ पर मान लीजिए x से ग्राफ आ जाएगा, और y बराबर +4 यहाँ है तो इससे ग्राफ ऐसे चला जाएगा। फिर ये दोनों के क्या हो जाएगा, लंबवत ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में कहता है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष नियामक दिए गए हैं जिसकी उसकी परिमिति होगा। तो परिमिति क्या होता है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही परिमिति कहलाता है। पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। तो आपको करना क्या है, ये a का मान 0,4 दे दिया गया है, b 0,0 दिया गया है, और c 3,0 दिया गया है। आप निकालिएगा दूरी सूत्र से AB का दूरी, फिर दूरी सूत्र से निकालिएगा BC की दूरी, और फिर दूरी से सूत्र से निकालिएगा AC की दूरी, और तीनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप ज़रूर क्वेश्चन बनाइएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ठीक ना। तो इसको आप बना लीजिएगा। ABC का निर्देशांक जो है आपको दिया गया है। आप सबसे पहले दूरी निकाल लीजिएगा AB का, फिर BC का, फिर AC का, और तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो उसका परिमिति हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 37।
प्रश्न संख्या 37 कहता है नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान क्या होगा। देखिए झुकाव यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं समझ पा रहे होंगे। झुकाव एक ढाल होता है। झुकाव क्या होता है? एक ढाल होता है। एक काम करते हैं, हम इसको बनाने के लिए एक पेज ले लेते हैं, अलग से एक पेज ले लेते हैं। चलिए समझते हैं ढाल के बारे में। देखिए ये जो हो गया, ये बिंदु हो गया, ये रेखा हो गया एक, और ये x हो गया और y। तो ये जो कितने एंगल झुका हुआ ये ढाल होता है, इसको बोलते हैं ढाल, ठीक है ना। ढाल की फार्मूला होता है, ढाल का फार्मूला आपको हम बताते हैं। ढाल अगर हम मानते m है तो इसका फार्मूला होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। और यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिया हुआ था, 2, k-3 एक बिंदु दिया गया है और एक बिंदु है 4, -7, और ये दोनों का ढाल भी दिया गया है। ढाल का क्या दिया गया है? 3, और आपको बताना है कि k का मान क्या होगा। तो जस्ट इसी फार्मूला पर आप बैठा दीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा ढाल का ये फार्मूला y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो ढाल m3 दिया गया है बराबर y2 - y1। तो y2 कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 हो गया -7 और माइनस y1 क्या हो जाएगा? k-3 फिर बटा में x2 - x1। x2 है 4 और x1 है 2, 4 - 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 बराबर ये -7, ये माइनस k हो जाएगा जब गुना करेंगे माइनस से तो, और +3 हो जाएगा। बटा में बचेगा 4 में से 2 गया तो 2। अगर इस 2 को हम इधर लाकर गुना कर देते तो 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर -7 में से 3 अगर घटेगा तो -4 बचेगा, -4 माइनस k। तो इस प्रकार से ये -k बराबर हो जाएगा 6, और ये 4 माइनस में इधर का प्लस में जाएगा तो 6 4 10 हो जाएगा। तो इस तरह से k का मान क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आपका आंसर आ गया, k बराबर -10। तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ी ढाल का फॉर्मूला आप जो है ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया -10। चलते हैं प्रश्न पे। तो इस तरह से आ गया प्रश्न संख्या 37 का आंसर -10 आ गया। k का मान आ गया -10, a हो गया आंसर। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आज जो है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं। हम तो सोचे थे कि पार्ट 2 में ही सभी क्लियर कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक बताना पड़ा, बड़े बड़े प्रश्न थे। तो अगले पार्ट में हम इसको जो है पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार की परेशानियों के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। धन्यवाद।